जी, तक्षशिला क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी इंडियन पॉलिटी का परिचय। मतलब बस हमको ये समझना है आज की वीडियो में कि इंडियन पॉलिटी आखिरकार है क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। क्या क्या इसमें टॉपिक आते हैं जो हमें कवर करने हैं, है नहीं, और हमारे एग्जाम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कितने नंबर का ये आता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी जो नंबरों की, तो हर एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हमारा बन जाता है। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जीएस पेपर 2 में आपको इंडियन पॉलिटी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जीएस पेपर 2 की यूपीएससी में, तो आपका संविधान आता है। ठीक है, संविधान आता है, शासन प्रणाली आती है। शासन प्रणाली आपकी पॉलिटी होती है। ठीक है, शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था आपकी इसमें देखने को मिलती है। और आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो ये आपका यूपीएससी मेंस में भी जीएस पेपर जो आपका 2 रहता है उसमें ही ये आपका हमें देखने को मिलता है। एक तो शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपका संविधान। एक इसमें एक होता है शासन प्रणाली, वो थोड़ा एक अलग रहता है। ठीक है, शासन प्रणाली, ठीक है, शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपके जीएस पेपर 2 में देखने को मिलते हैं, इन्हीं से आते हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे सिर्फ इंडियन पॉलिटी को हम समझेंगे। ठीक है, संविधान और शासन व्यवस्था को हम समझेंगे कि आखिरकार ये क्या है, और इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था बनती है। तो उसी को हम थोड़ा समझते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी आखिरकार है क्या। ठीक है, एग्जाम की मैंने बात करी, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये हमारा बन जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज हमें हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज अब इंडियन पॉलिटी की भी चलेगी, जैसे कि अभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री की हमारी चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, मैथ की भी सीरीज आने वाली है। ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज फर्स्ट वीडियो आ गई है, तो सेकंड वीडियो में हम इसको डीपली समझेंगे। बट अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि आखिरकार जो हमें ये जो हमारी टारगेट है 30 पार्ट में हम आपको वीडियो भेजेंगे, 30 से 35 पार्ट रहेगी जिसमें हम पूरा इंडियन पॉलिटी खत्म कर देंगे। तो 30 से 35 पार्ट में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका हम आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी क्या है, क्योंकि काफी सारे के मन में डाउट रहता है कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मान लिया जाता है कि इंडियन पॉलिटी बहुत डिफिकल्ट है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी, संविधान, आर्टिकल और व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, नियम प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुनने को भी मिलता होगा। तो एक हम इमेजिन कर लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको समझने की वो है। ठीक है, तो हम बिल्कुल 0 लेवल से इसको समझाएंगे, बहुत ही आराम से चलेंगे, कोई वो नहीं रहेगी हर एक वीडियो में। बस ये है कि आपको वीडियो में बने रहना है और पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, साथ जो भी आपके डाउट रहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर हम इन सब सब्जेक्ट के नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भारतीय राज्य व्यवस्था। तो हमने बात करी क्या है। ठीक है, तो देखो इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था, 2 शब्दों से मिलकर बनता है आपके राज्य व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर राज्य की जो बात करी गई है वो उस राज्य की बात नहीं करी गई है जो आपको उत्तर प्रदेश जैसे ये राज्य है ना, इन राज्यों की बात नहीं करी गई है। संविधान के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें राज्य का मतलब होता है देश, यहाँ देश की बात हो रही है, किसी भी देश की बात। ठीक है, तो यहाँ देश की बात हो रही है, जैसे कि एग्जांपल हमारा भारत ही। ठीक है, तो राज्य का मतलब क्या होता है, देश, और व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली। ठीक है, देश प्रणाली। अब हम देश की बात कर रहे हैं। ठीक है,
हम देश को समझे कि देश आखिरकार, हमने यहाँ देश की जो बात करी है तो देश है क्या, और देश बनने के लिए क्या क्या तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, हम कब किसी एरिया को देश कह सकते हैं, है नहीं। तो देश बनने के क्या क्या नियम होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, देश बनने के आपको 4 स्टेज होती है। अगर ये 4 स्टेज फुल मतलब फिल हो रही है तो हम उसको देश कहेंगे। जैसे किसी भी एरिया, एक तो लैंड होना जरूरी है, मतलब क्षेत्र या भूमि, ठीक है, लैंड या क्षेत्र लिख लीजिए, ठीक है, क्षेत्र होना जरूरी है। जैसे हम एग्जांपल है, भारत को लेके चलते हैं। भारत क्या है, एक देश है। क्या भारत के पास लैंड है? हाँ, लैंड है, ठीक है, लैंड भी है। दूसरा तत्व जो रहता है देश बनने के लिए वो रहती है जनसंख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन। ये आपका दूसरा तत्व रहता है क्या, देश बनने के लिए। क्या भारत में जनसंख्या है? हाँ, वो भी है, 150 करोड़ के लगभग है नहीं औसतन। तीसरा जो पॉइंट रहता है वो रहता है आपका सरकार या गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। क्या सरकार है भारत में? भारत में सरकार है। यहां आप इसको सरकार या शासन भी लिख सकते हो, शासन, ठीक है, सरकार या शासन भी यहां पर लिख सकते हो। शासन का मतलब होता है कि जिस लैंड पे पॉपुलेशन है उसको संभालने या उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक शासन वहां पर है। क्या, जैसे हम पहले की बात करें राजा महाराजाओं में, तो उस समय भी लैंड हुआ करते थे, जनसंख्या भी थी, लेकिन उस समय राजा संभालता था। तो वहां पर शासन का दायित्व कौन कर रहा था? राजा कर रहा था, ठीक है, शासन करने वाला। तो तीसरा जो देश बनने के लिए प्रक्रिया होती है वो शासन की, वहां पर शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारत में भी है, ठीक है। एक रहता है जो इंपोर्टेंट, सबसे मतलब जो एक इंपोर्टेंट बनता है वो होता है संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। ये इंपॉर्टेंट होता है देश में, क्योंकि कोई भी एरिया या कोई भी राज्य ये 3 स्टेज तो पार कर लेता है, लेकिन उसके पास ये नहीं होता, जिसके कारण हम उसको देश नहीं कहते। बात करते हैं संप्रभुता क्या होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉवरेनिटी, इंग्लिश में इसको बुलाता है सॉवरेनिटी, ठीक है। तो संप्रभुता, तो देखो संप्रभुता का मतलब होता है जो अपने आंतरिक एवं बाहरी फैसले खुद ले सकता है, स्वयं ले सकता है, उसके मतलब खुद ले सकता है कोई भी देश अपने आंतरिक मामले या बाहरी मामले, उसको हम कहते हैं उस देश के पास संप्रभुता है। मतलब वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हम भारत को ले, भारत एक संप्रभुता वाला देश है। जैसे अगर हमें मान लो सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो क्या हमें किसी दूसरे देश से अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या हमें यूएस से अनुमति लेनी पड़ेगी या ब्रिटेन या ब्रिटिश से लेनी पड़ेगी? नहीं, वो अपने आप में क्या ले सकते हैं, स्वयं फैसले ले सकता है। तो क्या है हमारे पास बाहरी और आंतरिक मामले। आंतरिक मामले की बात करी, नोटबंदी हुई है नहीं, बहुत कृषि कानून आया, तो ये सब क्या आते हैं, सरकार ने खुद डिसीजन मतलब लिए, किसी दूसरे देश या किसी और से अनुमति ली इस चीज की? नहीं। तो क्या है वो खुद में क्या है, संप्रभु है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रभुता, कि उस देश के पास संप्रभुता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो तो भारत के पास 4 है, तो भारत क्या एक देश है, ठीक है, इंडिया एक देश है। अगर हम बात करें किसी राज्य को ले लेते हैं, हम उत्तराखंड को ही ले लेते हैं। उत्तराखंड क्या देश है? नहीं, उत्तराखंड एक राज्य है। देश के लिए, देश अगर उसको बनना है तो उसके पास 4 चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या? लैंड है, जनसंख्या वो भी है, सरकार शासन वो भी है, मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री शासन करता है, राष्ट्रपति भी यहाँ पर मतलब राज्यपाल भी यहाँ पर, सारी व्यवस्था शासन यहाँ चल रहा है, तो ये भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्या बोलते हैं, हमारे देश में अभी 2000 का नोट जारी हुआ था, बंद भी हो गया है नहीं, तो ये जारी हुआ, बंद हुआ, क्या ऐसा हुआ कि उत्तराखंड ये कहने लग जाए नहीं हम अपने एरिया में 2000 का नोट अभी भी चालू रखेंगे या हम अभी इसको बंद नहीं करते? या जब 2000 का नोट बना था तो उत्तराखंड वाले कहते कि नहीं हम 2000 का नोट चलाएंगे ही नहीं यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है नहीं। तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है तो राज्य क्या है, उसके अधीन काम कर रहा है। राज्य केंद्र सरकार के अधीन रह के काम कर रहा है, वो उस चीज को नहीं, क्योंकि हमारे देश की संप्रभुता है किस, अच्छा पहली चीज, हमारे देश की संप्रभुता किसके अधीन है? वो है संसद। मतलब देश की संप्रभुता संसद के पास है। संसद जो भी कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, उसको पूरे देश को मानना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि संसद के पास संप्रभुता है, संसद खुद फैसले कर सकते, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और इस संसद में कौन होते हैं? हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधित्व, जिनको हम सांसद कहते हैं, है नहीं, उनको हम ही भेजते हैं, लोकसभा राज्यसभा में हम ही भेजते हैं चुन के, तो वो हमारे भेजे गए प्रतिनिधित्व होते हैं, जिनको हमने चुन के भेजा, वोट दे के भेजा है, और वो फिर फैसले ले रहे हैं, संसद में बैठ रहे हैं या कोई भी नियम कानून बना रहे हैं, तो उसको पूरे देश को मानना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की संप्रभुता संसद के पास है। तो संप्रभुता वाला शब्द क्या उत्तराखंड के पास संप्रभुता है? नहीं है। वो अपने एरिया में लिमिटेड काम कर सकता है, जो उसको संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं कि राज्य को क्या क्या दायित्व है, राज्य के क्या क्या काम है, उसको हम समझेंगे राज्य की शासन प्रणाली में। ठीक है, वो भी आपका इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है, वो हम बाद में समझेंगे। बट राज्य को कुछ सीमित काम दे रखे हैं जो राज्य करेगा, और जो ज्यादातर काम है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, तो वो सब कौन देखता है? हमारे देश संसद देखती है, हमारी केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, तो राज्य क्या है? कोई देश नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार क्या अधीन काम करता है, तो ये चीज याद रखनी है। तो ये देश के कुछ तत्व थे, देश के तत्व कि क्या क्या तत्व होते हैं देश बनने के लिए, तो ये 4 तत्व आपको याद रखना है। लैंड होना जरूरी है, मतलब एरिया या क्षेत्र होना जरूरी है। पॉपुलेशन वहां पर होनी जरूरी है, जनसंख्या। तीसरा आपका रहता है शासन, सरकार या शासन वहां पर होना चाहिए, या संप्रभुता वहां पर होनी चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रहा आपका राज्य व्यवस्था, हमने राज्य को समझा। ठीक है, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य मीन्स होता है देश, और देश की क्या क्या होता है? व्यवस्था की थोड़ी बात कर लेते हैं, प्रणाली की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्रणाली का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कैसे कैसे, जैसे हमारा देश है, हमने बात करी राज्य प्लस व्यवस्था, देश। ठीक है, एक देश बन चुका है भारत, वो भारत किस प्रणाली से चलेगा, वो भारत किस प्रणाली से चलेगा, किस व्यवस्था से चलेगा, वो होती है, उस प्रणाली को हमने आगे किया है। जैसे कि हमने कहा ना, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य, पहले राज्य को हमने समझ लिया कि वो देश की बात हो रही है, राज्य मीन्स देश की, और देश के तत्व हमने समझे कि लैंड होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, सरकारी शासन होनी चाहिए वहां पर। ये चीजें है तो वो कोई देश की कैटेगरी में है हमारे। अब ये देश किस प्रणाली से चल रहा है, किस व्यवस्था से चल रहा है, वो व्यवस्था को थोड़ी समझ लेते हैं। फिर उसमें हम समझेंगे भारत। देखो, राज्य व्यवस्था हर एक देश में होती है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इंडियन राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसी तरह हर एक देश में अपनी एक अलग राज्य व्यवस्था होगी, अपनी अलग एक प्रणाली होगी, एक अलग अपना सिस्टम होगा। उस सिस्टम को हम समझते हैं वो क्या क्या सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे प्रणाली की हम बात करें तो क्या क्या प्रणाली आपकी हो सकती है। जैसे एक होती है आपकी राजतंत्र, आपने सुना भी होगा इसको, राजतंत्र। ठीक है, मोनार्क्रेसी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, राजतंत्र। एक होता है आपका क्या, द्वैध शासन। द्वैध शासन ये एक व्यवस्था है, अभी समझेंगे इसको, डीपली समझिए कि क्या है ये व्यवस्था है। लेकिन ये चीज समझना, व्यवस्था मीन्स प्रणाली। तो ये क्या प्रणाली है हमारी, राजतंत्र होता है, और एक आपका द्वैध शासन होता है, और एक आपका तानाशाही होता है, तानाशाह। ठीक है, तानाशाह होता है। एक आपका धर्मतंत्र होता है, धर्मतंत्र होता है। एक आपका लोकतंत्र होता है। एक आपका गणतंत्र होता है, गणतंत्र या गणराज्य। ठीक है, ये भी क्या है, प्रणाली है। और एक आपका तानाशाही हो गया। एक कुलीन तंत्र होता है, कुलीन तंत्र। ठीक है, तो ये 5 6 7 कुछ हमारी क्या है, टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द है, इनको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, वैसे हम ये भी देखिए कि हमारा भारत जो है, इनमें से क्या क्या भारत में देखा जाता है। तो पहले समझते हैं हम राजतंत्र, मोनार्क्रेसी। ठीक है, देखो, राजतंत्र का मीन्स होता है जहां पर राजा का शासन होता है, जहां पर राजा का शासन होता है, राजा ही संप्रभु होता है। जैसे अब यहाँ एक शब्द है संप्रभुता, राजा के पास क्या होती है, संप्रभुता होती है, ये वाला शब्द। तो यहाँ क्या है, राजा के पास संप्रभुता है।
जैसे राजा ही संप्रभु है, वो जो फैसले लेगा वो ही प्रजा को मानना पड़ेगा या जनता को मानना पड़ेगा। तो भारत क्या राजतंत्र में आता है? नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर राजा है नहीं। ठीक है, राजा की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, आज भी राजतंत्र देखने को, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, वो राजतंत्र है। जैसे कि वहां अभी भी महारानी का वो है, महारानी वहां अभी भी है, तो वो क्या है, लेकिन सारे फैसले कौन देखता है? वहां की गवर्नमेंट देखती है, बट नाम के लिए बना रखा है, बट नाम के लिए बना रखा है, राजा की व्यवस्था वहां पर है, तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है? राजतंत्र में आ रहा है। तो वहां की जो राज्य व्यवस्था है, देश भी है, वो व्यवस्था किस तंत्र से चल रही है? राजतंत्र से वहां पर देखने को मिलता है। तो राजतंत्र प्रणाली है वो। हमारा भारत है राजतंत्र? नहीं है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, तो राजतंत्र नहीं है। द्वैध शासन समझते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है जहां पर दो शक्ति काम कर रही है, जिस देश को चलाने के लिए दो शक्तियां काम कर रही है। क्या भारत दो शक्तियों से चल रहा है? नहीं। वैसे राज्य सरकार के काम अलग कर रखे और क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार के काम अलग कर रखे हैं, लेकिन यहां पर द्वैध शासन का मीन्स होता है दोनों शक्तियां बराबर बट रखी है। हमारे में शक्तियां नहीं, राज्य सरकार को शक्ति दे रखी है, बट वो सीमित शक्ति दे रखी है, वो अपने राज्य में काम करने के लिए दे रखी है, और ये देनी भी जरूरी थी। जैसे अगर हम बात करें भारत की बात करें, तो इनडायरेक्टली द्वैध शासन यहाँ पर है, बट वो द्वैध शासन की कैटेगरी में नहीं आता। द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो शक्तियां जो अपने अपने एरिया में काम कर रही है, वो दूसरी शक्ति उस शक्ति के काम में दखलंदाजी ना करे, और ये वाली शक्ति उस शक्ति के काम में दखलंदाजी ना करे। तो दो चीजें अलग अलग काम कर रही है एक ही एरिया में रह के, तो उसको द्वैध शासन कहते हैं। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के काम अगर वो कुछ गलत करेगी, तो केंद्र सरकार उस पर क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पर संप्रभुता संसद में है, और संसद में केंद्र सरकार ही संसद के तहत आती है। ठीक है, वो हमको पता है। तो भारत क्या है? द्वैध शासन नहीं है प्रणाली। ठीक है, जैसे अगर हम इतिहास की बात करेंगे, है नहीं, बंगाल की बात करेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध के बाद भारत में बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो वहां द्वैध शासन लागू हो गया था, है नहीं। ये हम इतिहास में समझेंगे द्वैध शासन, बट अभी फिलहाल में द्वैध शासन यहाँ नहीं है। दूसरी तानाशाही, डिक्टेटरशिप किसको बोलते हैं? तानाशाही का मीन्स होता है जहां पर सेना का शासन शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो शब्द है ना, ये शब्द डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट का मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी देश डायरेक्ट तानाशाही नहीं बनता, वो एक अलग पहले यहाँ तख्ता पलट देखने को मिलता है, उसके बाद तानाशाही आती है, फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप आती है। कैसे, क्या है मतलब, डायरेक्ट क्यों नहीं आता? तानाशाही का मीन्स होता है, और तख्ता पलट क्या होता है पहले ये समझो, कि जहां पर सरकार के होते हुए जो सैन्य शक्ति होती है, सैन्य जो सेना रहती है, वो सेना क्या कर दे, सत्ता को ही पलट दे, सत्ता को ही हटा दे गद्दी से, और खुद गद्दी पे बैठ जाए जाके, तो उसको कहते हैं तख्ता पलट हो गया। और तख्ता पलट हो गया तो सैनिक, जब सैनिक क्या हो जाएगा, कोई भी सेना होगी, उसका अध्यक्ष जब शासन करने लग जाएगा, तो उसको कहा जाता है तानाशाही। ठीक है, तो तानाशाही हमारे कहाँ हमें देखने को मिलता है? पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी तानाशाही होती है, तख्ता पलट वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक हम बात करें उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया में भी तानाशाही हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर तानाशाही में देखने को मिलती है कि सेना क्या करती है, सत्ता में से जो भी पार्टी होती है उसको हटा के खुद गद्दी क्या कर लेती है, हथिया लेती है। तो डायरेक्ट आप यहाँ कह सकते हो सेना का शासन, सेना का शासन। ठीक है, सेना का शासन क्या होता है, तो तानाशाही उसमें हमारी काउंट होती है। अब हम बात करते हैं धर्म तंत्र की। धर्म तंत्र कुछ नहीं, जो धर्म आधारित देश होते हैं, जो धर्म से चलते हो, धर्म धार्मिक ग्रंथों से जो चलते हैं, उसको धर्म तंत्र कहते हैं देश, मतलब उस देश को धर्म तंत्र कहा जाता है। तो ये भी हमारा देश नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। लोकतंत्र, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एक होता है गणराज्य और एक होता है कुलीन तंत्र। ठीक है, कुलीन तंत्र भी आपका यहाँ देखने को नहीं मिलता। ये दो शब्द आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझ लेते हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर लोगों द्वारा शासन हो रहा है। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र में ना थोड़ा एक चीज समझो, लोगों द्वारा शासन का मतलब कह रहे हैं, तो लोगों द्वारा शासन का मतलब अगर हम मान ले
डायरेक्टली लोगों को हम कहें भारत में 150 करोड़ की आबादी है, अगर हम कहें कि इन 150 करोड़ लोगों को ही अपना क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। 150 करोड़ लोग जब कोई कानून बनाएगा तो हल्ला हो जाएगा, है नहीं, किसी का अलग मत होगा, किसी का अलग मत होगा, है नहीं, सबका अलग अलग विचार हो गए। तो यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन में हम लोकतंत्र को डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो हम इनडायरेक्ट देते हैं। तो लोकतंत्र वो होगा कि मतलब लोगों द्वारा शासन होगा, लेकिन लोग अपने मतलब पसंदीदा व्यक्ति को चुन के भेजेंगे, वोट मतदान करके भेजेंगे, और वो जाके क्या करेगा, नियम कानून बनाएगा। तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट रूप से लोगों का शासन हो रहा है। मतलब जैसे 10 लाख लोगों ने एक जने को चुन लिया अपने में से कि ये हमारा क्या है, प्रमुख है। इसी तरह 10-10 लाख, इन 150 करोड़ लोगों में क्या 10-10 लाख लोगों ने भी अपने क्या कर लिए, एक एक जने को चुन के यहाँ भेज दिया। इनकी संख्या हो गई 500। तो 500, तो ये मान लो कि ये 500 जो लोग हैं ये उन सबके बराबर है, मतलब एक जो व्यक्ति है वो 10 लाख के बराबर है। तो फिर आप अंदाजा लगा लो 500 के कितने बैठेंगे, ठीक है। तो ये 500 लोग क्या करेंगे, ये जाके संसद में कानून बनाएंगे। और मैंने आपको यहां बताया था भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें है, संसद में है। तो मतलब कि संसद जो कानून बनाएगी वही पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि संसद के अंदर ये 500 लोग हैं। तो क्या मतलब, क्योंकि ये 500 लोग कम से कम 1.5 करोड़, मतलब 150 करोड़ लोगों के बराबर है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से किसने कानून बनाया, इन 150 करोड़ लोगों ने ही क्या बनाया, कानून बनाया। लेकिन कैसे, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से कानून किसने बनाया, 150 करोड़ लोगों ने, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से सांसद ने, जो इसके अंदर 500 लोग हैं, इन्होंने कानून बनाया। लेकिन इनको भेजा किसने, इन्हीं लोगों ने क्या किया, चुन के भेजा। तो लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन कानून कौन बना रहा है, लोग बना रहे हैं। तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर शासन, मतलब शासन का प्रमुख जो होगा ना, शासन का प्रमुख वो पीएम होगा, प्रधानमंत्री। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है, सारे डिसीजन जो होते हैं, ये कानून रहते हैं, वो कौन देखता है, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि वो शासन के प्रमुख है, शासन जो चला रहे हैं वो प्रमुख है उस चीज के, ठीक है। डायरेक्ट सारे कानून वो ही नहीं बनाते, संसद के अंदर और भी सांसद बैठे होते हैं, वो सब मिलकर कानून बनाते हैं। एक विचार होता है, एक मतदान होता है, वहां पर फिर जाके कोई कानून पास होता है। लेकिन उन सब में जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो उसी देश को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत क्या है, लोकतंत्र देश है। गणराज्य, देखो गणराज्य वो होता है जहां पर क्या रहती है, देश का प्रमुख काम रहता है। देश का प्रमुख मतलब कि जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, देश का प्रमुख हो। तो हमारे देश का सबसे पहला व्यक्ति, मतलब सबसे पहला सिटीजन कौन होता है हमारे देश का, ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रथम सिटीजनशिप कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो जिस देश में देश का प्रमुख भी होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, उसको हम कहते हैं गणराज्य। तो भारत लोकतंत्र गणराज्य है, मतलब यहां पर देश का प्रमुख भी है, राष्ट्रपति, और यहां पर शासन का प्रमुख भी है, लोकतंत्र के तहत। तो यहां दो व्यवस्था है। जैसे आपकी अगर हम बात करें अमेरिका में क्या बात करें, अमेरिका में शासन का प्रमुख और देश का प्रमुख दोनों ही एक ही व्यक्ति है। वहां पर दो अलग अलग स्थिति नहीं देखने को मिली, वहां दोनों ही एक व्यक्ति है, ठीक है। तो संप्रभुता उसमें ये मतलब एक ही है, वो जो व्यक्ति है वही सब डिसीजन लेगा, ठीक है। लेकिन हमारे देश में दोनों शब्द है, लोकतंत्र भी हमारा देश और गणराज्य, इन दोनों प्रणाली से ही हमारा देश चलता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भारतीय राज्य व्यवस्था आखिरकार है क्या और किस तरह से ये काम करती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जो हम कानूनों की बात कर रहे थे, जो हम नियमों की बात कर रहे थे, वो है क्या एक्चुअली में, और वो नियम जो है वो बनाए कैसे गए, और उस नियम बनाने की जो विधि है वो क्या है, और कब इसकी शुरुआत हुई थी, और जो आज का देश जो चल रहा है वो किस चीज से चल रहा है। ये चीज हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, यानी हमारी विधायिका, जितनी भी चीजें किस चीज से चल रही है, ये नियम कानून बने कब थे, है नहीं। तो इन चीजों को हम थोड़ा समझते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि राज्य व्यवस्था क्या है, इसके तहत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, तो देखिए अब हम समझते हमने राज्य व्यवस्था को समझ लिया, राज्य व्यवस्था की डेफिनेशन को थोड़ा हमने समझ लिया कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, कि राज्य व्यवस्था किसी देश में शासन करने की प्रणाली या शासन चलाने की जो चीज होती है उसको हम किस तरह वो चलाई जाती है उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने राज्य व्यवस्था को अच्छी तरह समझ लिया कि राज्य व्यवस्था आखिरकार होती क्या है, यानी और अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि राज्य किसी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। कोई देश किस व्यवस्था से चल रहा है, किस प्रणाली से चल रहा है, वो ही हमारी राज्य व्यवस्था है। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है इंडियन पॉलिटी के तहत, भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत। तो आपने यहाँ पर एक कॉमन चीज नोट करी होगी, हम यहाँ नियम कानूनों की बात कर रहे हैं, प्रणाली की बात कर रहे हैं कि कोई देश किस प्रणाली से चलेगा, किस व्यवस्था से चलेगा, तो वो व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो वो व्यवस्था अगर हम बात करें तो वो होता है संविधान, किसी भी देश का संविधान। तो संविधान जो एक शब्द है, संविधान का मतलब होता है कि किसी संविधान एक किस्म की बुक्स है, ये समझ लो, एक नियम प्रणाली, एक नियम क्या है, नियम प्रणाली या नियमावली। ठीक है, नियमावली क्या है, संविधान एक नियमावली है। संविधान क्या होती है, नियमावली, इसका मतलब होता है जिसमें नियम कानून लिखे हो, नियम कानून कि किसी भी एरिया में या किसी भी देश में क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या कानून होने चाहिए उस देश को चलने के लिए, तो उसको एक नाम दे रखा है, वो सब चीजें जो लिख रखी है वो सब है संविधान में। तो किसी भी देश का संविधान क्या रहता है, क्या रहता है, प्राथमिकता क्या रहती है, संविधान रहती है किसी भी देश की। ठीक है, तो अगर हम कहें कि किसी भी देश का प्राथमिक कानून कौन सा है, वो है संविधान। प्राथमिक कानून कौन है, संविधान। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि वो देश किस चीज से चल रहा है, वो चल रहा है वहां के संविधान से, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उसी संविधान के अंदर नियम क्या लिख रखे उस देश के चलने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर संविधान की बात हुई, तो हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, भारत की, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भारत में संवैधानिक विकास कब शुरू हुआ। तो पहला पॉइंट हमारा जो रहता है इंडियन पॉलिटी का, कोई भी आप बुक्स लोगे तो उसमें सबसे पहले जो आपका रहता है वो यही रहता है, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत। क्योंकि हम किसी भी चीज की बात करें, भारत की हम बात करें, तो हमें सबसे पहले जड़ को समझना पड़ेगा कि वो जड़ कहां से उगी है। क्योंकि पेड़ जो आज हम संविधान का देख रहे हैं, ये पेड़ कब उगा, बीज किसने बोया था, वो सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो हमें पीछे जाना पड़ेगा जब इसकी शुरुआत हुई, फिर कैसे कैसे बीज बोया गया, कैसे कैसे फल उगा, है नहीं, मतलब कैसे कैसे पौधा उगा, फिर आज वो बड़ा वृक्ष बन गया और आज हमको मीठे फल मिल रहे हैं, कड़वे भी मिल रहे हैं बट मीठे भी मिल रहे हैं। वो दोनों अलग अलग विचारधारा है, उसको भी थोड़ा समझेंगे, उस पर ना जाते हुए, बट हम समझते हैं कि भारत के अंदर संवैधानिक विकास की शुरुआत कब हुई, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले संविधान को आप एक बार समझना चाहो तो संविधान के बारे में, तो ये आपको क्या समझना है कि संविधान क्या है, प्राथमिक कानून, किसी भी देश का प्राथमिक कानून क्या है, संविधान है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, संविधान क्या होता है, क्या होता है, नियमावली। किसी भी देश की नियमावली क्या होती है, संविधान होती है, नियमावली। तीसरा पॉइंट आपका क्या होना चाहिए अगर देखा जाए, जिसमें सरकार की शक्ति एवं क्या सीमाएं हो। जैसे सरकार की शक्ति कि उसमें सरकार को शक्ति भी दे रखी, जैसे हमारे में। अच्छा एक चीज समझो, हम सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार आखिरकार होती क्या है, थोड़ा सा ये आप देख लो। सरकार क्या होती है, तो देखो सरकार का मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट का मीन्स क्या होता है, इसको समझते हैं। जो कानून बनाती हो, सरकार का मतलब जो कानून बनाती हो, कानून बनाना जिसको आता हो, जो कानून बनाती हो। दूसरा, कानून को लागू करती हो,
कानून को लागू करती हो। तीसरा आपका क्या रह सकता है, जो न्याय करती हो, न्याय करती हो। ये तीनों स्थिति जिस एरिया मतलब देखने को मिलती है, तीनों स्थितियां, उसको हम सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। तो समझते हैं कानून बनाना, हमारे देश में कानून कौन बनाता है, आपकी संसद मतलब विधायिका। विधायिका मीन्स जहां पर सारे विधेयक होते हैं। कानून जब पास होता है तो विधेयक के रूप में उसका मसौदा तैयार किया जाता है, फिर वो पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है, फिर वो कानून बनता है। तो विधायिका जहां पर ये सब बनते हैं, विधायिका तो कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं, तो संसद को विधायिका कहते हैं। तो विधायिका हमारे देश में है, हाँ विधायिका है, विधायिका जहाँ कानून बनते हो। कानूनों को लागू करना, विधायिका हमारे में है, कानूनों को लागू करना मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका जहां पर कार्य कर रहे हैं। मान लो विधायिका, संसद ने कानून बना दिया, ठीक है, कानून बना दिया, अब उस कानून को लागू कौन करेगा, चलाएगा कौन। जैसे हमारे घर का हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि कानून बन गया, जैसे देश में कोई कानून बन गया कि क्या बोलते हैं, कोई भी क्या है 21 साल की उम्र, मतलब कोई भी जो लड़की है वो 21 साल से ज़्यादा मतलब कम की उम्र में शादी नहीं कर सकती। अब पाबंदी लगा दी नहीं, 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, उसके बाद ही क्या हो सकती है, शादी कर सकती है कोई लड़की, तो ये एज लगा दी। तो ये किसने बनाया कानून, विधायिका ने बनाई, हमारी विधायिका, हमारी संसद ने कानून बनाया, बन गया। अब इसको लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। जैसे पुलिस भी हमारी कार्यपालिका के तहत आती है। तो अगर कोई उसको नहीं करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, उस चीज को नहीं मानेगा, तो फिर क्या होगा, पुलिस उसको करेगी। लागू कौन करवाएगी, पुलिस, हमारे मंत्रीगण करवाएगी, है नहीं, जो हमारी सरकार है वो करवाएगी। वो क्यों करवाएगी मंत्री वगैरह, क्योंकि वो कार्यपालिका, काम उनको दे रखा है कि भाई इसको लागू करवाओ अब। और जो लागू करवा दिया, अब जो नहीं मानेगा, इस कानून को नहीं मानेगा, तो उसको सजा भी मिलेगी पुलिस द्वारा। तो ये सब कार्यपालिका के तहत आ रहा है, नहीं करोगे तो सजा भी मिलेगी, तो कार्य हो रहा है। अब न्याय करती हो, तो हमारे यहाँ मतलब कि न्यायपालिका, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका भी हमारे यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है नहीं, ये तीनों कोर्ट हमारे पास है। अगर मान लो कोई अपराध करता है, किसी के साथ अपराध हो, तो वो न्याय लेने जा सकता है, कहां पर, न्यायपालिका में, क्योंकि न्यायपालिका भी हमारे देश में है। तो ये तीनों चीजें जहां पर होती है उसको हम कहते हैं सरकार, कि हाँ सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है हमारी इंडियन पॉलिटी में सरकार की, मतलब सरकार को यहाँ पर जो वो किया गया है, डिफाइन किया गया, वो इन चीजों से क्या किया गया, मतलब इन टर्मिनोलॉजी से इसको डिफाइन किया गया सरकार को, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जहां पर है वो सरकार है वहां पर, ठीक है। ये सरकार में तीनों चीजें होनी जरूरी है, भारत के अंदर तीनों है, ठीक है। तो हमने क्या करी, सरकार की शक्ति, इन तीनों की जो हमने टर्मिनोलॉजी देखी, इन सबको सत्ता मिल रखी है, किसने दी है, संविधान ने दी है। तो क्या है, सरकार की शक्ति, लेकिन सीमाएं, उनको उसको सीमाएं भी दे रखी है। ये नहीं कि उनको खुला छोड़ दिया कि कानून बनाने, देश की जनता का कुछ कर दो, कानून बना दो कैसे भी, चाहे उसमें देश का भला हो या ना हो, या जनता का भला हो या ना हो, तो इतनी छूट भी नहीं दे रखी है ना। तो सीमाएं भी निर्धारित कर रखी, वो सीमाएं क्या है नहीं, उसको हम पढ़ेंगे संविधान में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सुविधा भी किसने दी, संविधान की, सरकार की शक्ति, और सीमाएं किसने करी, संविधान ने। तो उसको हम संविधान कहते हैं, वही संविधान ये सब चीजें क्या करता है, देता है। तो ये तीन चीजें थी, इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा अपने पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। भारत में संवैधानिक विकास, कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, तो भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कब देखने को मिलती है। अगर आप में से इंडियन पॉलिटी भी पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, तो 1773 को हम कह के चलते हैं। 1773 में संवैधानिक विकास की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और ये कब तक होता है आपका, 1947 तक, स्वतंत्रता तक, मतलब जब हमें देश को आता है। तो इस बीच में क्या रहता है, हमारा एक संवैधानिक विकास का कालक्रम देखने को मिलता है।
कि इस बीच में क्या है, संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लाया जाता है पहला कानून। जो समझ में आया, देखो कानून पहले भी बन रहे थे, इस 1773 से पहले भी कानून बन रहे थे, लेकिन पहले क्या था, एक व्यवस्था नहीं थी। ये जो हमने पढ़ी, संविधान होना चाहिए, कोई नियम कानून उस एरिया में होने चाहिए जो फिक्स होने चाहिए, है नहीं, सही गलत का सब होना चाहिए, न्यायपालिका वहां होनी चाहिए, विधायिका वहां होनी चाहिए, हर एक चीज वहां होनी चाहिए। ये सब पहले नहीं थी, आज है, आज व्यवस्था से है। मैंने बताया ना, राज्य व्यवस्था, एक प्रणाली, सिस्टम, वो व्यवस्था होनी चाहिए, वो अब है, पहले व्यवस्था नहीं थी। राज्य प्रणाली वो स्थिति चल रही थी, शासन वहां हो रहा था, लेकिन व्यवस्था से नहीं हो रहा था, सिस्टम से नहीं हो रहा था ये। और कोई भी काम अगर करना है तो सिस्टम से चलना पड़ता है, तभी विकास हमें देखने को मिलता है उस एरिया में। तो भारत में विकास पहले नहीं हो रहा था इतना, क्योंकि वो व्यवस्था से नहीं चल रहा था। बहुत सारी क्रूर प्रथाएं ऐसी थी, यानी कुछ हमारा राजतंत्र व्यवस्था थी, जैसा भी हमने कुछ तंत्र देखे ना, राजतंत्र की बात करी थी, मोनार्क्रेसी, है नहीं, जहां पर राजा का शासन होता है, राजा ही संप्रभु होता है, लोगों की सुनी नहीं जाती, राजा ने जो फैसला बना दिया, राजा ने जो नियम कानून बना दिया, वही सर्वोपरि है, वही मानना पड़ेगा जनता को, है नहीं। तो वो क्या था, लोगों की ना सुनकर राजा स्वयं जो चाह रहा वो कर रहा था। तो हम वही बात करें कि इससे पहले भी क्या था, एक व्यवस्था चल रही थी, कानून भारत में था एक व्यवस्था, लेकिन वो क्या था, स्थिर नहीं था, वो अपनी इच्छा से, लोगों द्वारा नहीं था। लेकिन 1773 में एक व्यवस्था से क्या देखने को मिलता है हमें, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें कुछ व्यवस्थाएं करी गई, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे एक्ट आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आता है नहीं। तो अलग अलग आपके एक्ट देखने को मिलते हैं, कब तक, 1947 तक। तो ये हमें पूरा कालक्रम हमें क्या दिखाता है, भारत में संवैधानिक विकास दिखाता है कि विकास कहां से शुरू हुआ और कहां तक हुआ। अब इसको थोड़ा डिटेल में, मतलब डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या है, एक्ट क्या है। लेकिन थोड़ा सा संवैधानिक विकास से थोड़ा और पीछे आते हैं, ये समझते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन ये भी शुरुआत कब हुई, है नहीं, इसका ऐतिहासिक वर्णन थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो इतिहास का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा आप समझ लो पीछे का। जैसे कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक कंपनी थी, जो भारत में आई थी 1600 में, इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की हमें स्थापना, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जब अभी हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है नहीं, तो वहां पर भी हम इसको, इस चीज को समझेंगे। बट अभी थोड़ा देख लो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है नहीं, और 1608 में ये क्या आती है, भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री डालती है, कहां, सूरत में। भारत में कहा पहली फैक्ट्री सूरत में डालते हैं, व्यापारिक कंपनी होती है। फिर इसी तरह 1608 में आते हैं, फिर 1608 में आने के बाद ये क्या करते हैं, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, भारत में ऐसी तमाम और भी कंपनी आई थी, जैसे डच आए, पुर्तगाली आए, लेकिन जो ज्यादा हमारे देश में रही है, जिसका ज्यादा प्रभुत्व भारत के अंदर या आधिपत्य जम गया था, वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसे EIC लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये क्या थी, व्यापारिक कंपनी थी, ये भारत के अंदर व्यापार के लिए आई थी, क्योंकि भारत के अंदर उस समय मसाले, कोयला, नील, ये सब बहुत प्रसिद्ध था। तो एक व्यापारिक दृष्टि से भारत एक बहुत समृद्ध देश था, मतलब दूर से कोई भी जो ये यूरोपियन कंट्री थी, ये भारत आकर्षित कर रहा था इन्हें। तो ये भारत की खोज में आया और भारत से क्या किया, इन्होंने व्यापार शुरू किया। भारत एक व्यापार एक कंपनी के रूप में भारत के अंदर आते हैं। अब भारत में आने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सारी चीजें अव्यवस्थित है, मतलब कोई भी ढंग से नहीं है, सिस्टम है ही नहीं, कोई है नहीं, कोई अपना कहीं का राजा है, आपसी मतभेद ज्यादा है यहाँ पर, कोई अपना उदयपुर का राजा, कोई बंगाल का राजा, कोई उड़ीसा का, मतलब एक अलग अलग क्या था, सब बिखराव में था, है नहीं। कोई दक्कन वाले अपने मराठा था, कोई दक्कन का था, कोई मैसूर का राजा, तो एक अलग अलग बिखराव देखने को मिल रहा था। तो इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और भारत में राजस्व की बात करें, धन की बात करें तो बहुत, सोने की चिड़िया अगर हम बात करें तो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था, बहुत ज्यादा एक धनी देश भारत था, समृद्ध वाला देश था, है नहीं। तो वो चीज इनको आकर्षित करी, तो ये व्यापारिक कंपनी थी। तो इनका इरादा क्या बना, फिर इन्होंने कहा कि यहाँ शासन किया जाएगा। तो इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर काफी सारे क्या किए, युद्ध करे, कुछ युद्ध या हारे भी, लेकिन इन्होंने राजाओं से युद्ध करे, संधियां करी बहुत सारी, वो हम इतिहास में समझेंगे क्या क्या संधि थी, यहाँ नहीं जाते, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। बट अभी बस हमको थोड़ा समझना है
तो क्या होता है बंगाल में, बंगाल का जो नवाब था, नवाब इससे युद्ध करती है, बंगाल के नवाब से। कब करती है? 1757 में युद्ध करती है, जिसको हम कहते हैं प्लासी की लड़ाई। प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में क्या करती है अंग्रेज, बंगाल में ब्रिटिश क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, बंगाल के नवाब से 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। देखो जीत तो जाते हैं, लेकिन वो वाली जीत नहीं, एक धोखे से जीतते हैं, है नहीं। तो क्या होते हैं, ये प्लासी की लड़ाई क्या करते हैं, बंगाल के नवाब से करते हैं, लेकिन धोखे से जीत जाते हैं ये युद्ध, है नहीं। तो क्या होता है, ये चीज पहुंचती है महारानी, ब्रिटेन जो आपका इंग्लैंड में कौन महारानी, ब्रिटेन में महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो रानी थी। तो उसने क्या किया, उसके छत्र छाया में, महारानी के छत्र छाया में 1757 में ये क्या करते हैं, बंगाल के नवाब से युद्ध करते हैं, प्लासी की लड़ाई करते हैं, जिसमें जीत जाते हैं। और इनको सैन्य सहायता कहां से मिल रही थी, महारानी की तरफ से मिल रही थी। कारण क्या था, महारानी ने इनको सहायता क्यों करी, तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे पहले भी काफी सारे युद्ध करे थे राजाओं से, और इन्होंने अपना एक अच्छा खासा एरिया जीत लिया था, राजाओं को हरा हरा के, संधियां कर करके, और आपसी मतभेद करवा करवा के इन्होंने क्या कर दिया, जीत लिया। इनकी एक नीति थी, क्या थी, फूट डालो नीति। ये फूट डालते थे, आपसी मतभेद ज्यादा पैदा करते थे उनमें, और फिर क्या करते थे, अपना आधिपत्य जमा लेते थे तोड़ के। तो यही चीज इन्होंने, फिर महारानी ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके मतलब जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत गई थी, वो भारत में अपना शासन व्यवस्था बना रही है, वहां पर अपना आधिपत्य जमा रही है। तो इस चीज को महारानी ने फिर क्या किया, अब देखो ये युद्ध करते थे राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनका धन की भी आवश्यकता होती होगी, सैन्य शक्ति भी इन्हें चाहिए होगी, तो सैन्य शक्ति और धन इन्हें मिलता था महारानी से। लेकिन महारानी ने इनसे एक बात कही थी कि आप जो वहां पर कर रहे हो, वहां का जो भी आप कमाते हो लाभांश, उसका कुछ हिस्सा आप हमें भी दोगे, है नहीं, मतलब इनडायरेक्ट रूप से आप हमें भी दोगे। दूसरा, जो भी आप वहां पर कानून बनाओगे, हम आपको बताएंगे जो आपको वहां कानून बनाने, और आप हमारे तहत रह के वहां कानून बनाओगे और उसको लागू करके हम पारित करोगे। मतलब इनडायरेक्ट रूप से भारत में महारानी क्या थी, काम कर रही थी, लेकिन किसके जरिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से। तो इनको सहायता मिल रही थी। लेकिन 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, ये हार जाता है। फिर उसके बाद दोबारा ये युद्ध करते हैं, दोबारा क्या, 1765 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या होता है, निर्णायक युद्ध होता है। मतलब इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और बंगाल पे पूर्णतः इनका आधिपत्य हो जाता है। मतलब बंगाल पे पूर्णतः जीत लेते हैं। इसमें तो चलो ये हार बराबरी का युद्ध हमें देखने को मिलता है, बट 1765 में बक्सर का युद्ध हार जाते हैं नवाब, और बंगाल क्या हो जाता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर लेती है, बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लेती है। और 1765 में आधिपत्य जमाने के बाद ये अपने सारे यहाँ पर क्या कर लेती है, बंगाल पे पूरा अपना आधिपत्य जमा लेती है। और बंगाल उस समय का एक बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से, हर एक चीज से बंगाल बहुत विख्यात एक एरिया था, क्योंकि वहां पर सारे व्यापार वहीं से शुरू होते थे, ट्रेड वहां पर देखने को मिलता था। तो एक वो बहुत बढ़िया केंद्र वहां बंगाल जो था उस समय था। तो ये समझ लो बंगाल पे इन्होंने पकड़ बनाई, तो बंगाल इन्होंने पकड़ा तो पूरा भारत इन्होंने पकड़ लिया। तो इतना, जैसे आज के समय में दिल्ली को हम मान के चलते हैं कि दिल्ली एक प्रमुख केंद्र है, देश की राजधानी है, लेकिन उस समय बंगाल को हम समझ सकते हैं कि बंगाल बहुत बढ़िया वो क्या था, राज्य था। तो इन्होंने बंगाल को पकड़ा और 1765 में बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट रूप से शासन किसके पास चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कानून कौन बना रही, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इनके अधीन रह के, महारानी के अधीन रह के ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, कानून बना रही है। तो जब इन्होंने 1765 में अपना आधिपत्य जमा लिया, तो ये सबसे पहला एक्ट लेके आते हैं, अधिनियम। देखो पहले राजाओं का कानून था, लेकिन जब इन्होंने जीत लिया तो ये क्या थे, जब हम ईस्ट इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न शब्द हमने बात करी, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अंग्रेज जब आया तो मॉडर्न आया देश में। तो इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो अब ये अपनी व्यवस्था सिस्टम से देश चलाएगी, एक व्यवस्था से। तो वही हम बताए, तो इन्होंने पहला कानून कब बनाया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया।
तो पहला एक्ट इन्होंने तब से बनाया, तो हम कहते हैं कि भारत के अंदर संवैधानिक विकास 1773 से शुरू होता है। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो ये था, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मतलब शॉर्टली बताया, पूरा डिटेल में नहीं बताया। डिटेल में हम इसको इतिहास में समझेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में समझेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। बट अभी मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये 1773 में बना रहे नियम, तो इनको अधिकार किसने दे दिया अंग्रेजों को। तो वो बीच का बस मैंने थोड़ा समझाया कि इनकी स्थापना हुई, भारत में व्यापारिक कंपनी के लिए आए थे, 2 युद्ध इन्होंने करे थे बंगाल के लिए, और बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था, और जिसमें इनको बंगाल का पूरा एरिया इनको मिल गया था। फिर इन्होंने अपना 1773 में पहला ये एक्ट लागू करते हैं, ठीक है। फिर हम उसी को कहते हैं कि 1773 में भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, तो हमें क्या समझना है, 1773 से लेके 1773 से लेके कब तक, 1853 तक जो भी आप पढ़ोगे ये एक्ट में पढ़ोगे, और एक्ट में पढ़ोगे, और इसके बाद का जो रहेगा आपका 1858 से लेके 1947 तक जो आप पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे अधिनियम। अच्छा, दोनों में क्या कंफ्यूज, अधिनियम और एक्ट क्या होते हैं, दोनों ही कानूनी है बट नाम अलग है, लेकिन ये बीच में क्या होगा तो समझो। मैंने आपको बताया 1773 में शासन कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, किसके अधीन रह के, महारानी के अधीन रह के। लेकिन ये ऐसे ऐसे कानून बना रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी कि देश में बवाल हो गया। जमींदारी पद्धति ये लाए, कृषि के लिए बहुत सारी इन्होंने खराब व्यवस्था लेके आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देश में एक अराजकता वाला माहौल पैदा हो गया था, दंग क्रांति मतलब दंगे होने शुरू हो गए थे, और इतना भयंकर दंगे हमें देखने को मिलता है। वो कब देखने को मिलता है, 1857 की क्रांति में। आपने नाम भी सुना होगा 1857 की क्रांति। ये क्रांति को भी हम थोड़ा समझे क्या था, बट अभी डीपली नहीं समझेंगे। बट 1857 की क्रांति में देश में विद्रोह शुरू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो क्या होता है, महारानी तक ये बात पहुंचती है, महारानी तक। तो महारानी समझ जाती है कि देश में मामला, मतलब भारत में मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे एक्ट ऐसे बना दिए जो खराब एक्ट बनाए। तो जो कि महारानी इनडायरेक्ट रूप से भारत पे शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में लेके, तो महारानी ने डायरेक्ट शासन शुरू कर दिया। महारानी ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब तुम कानून नहीं बनाओगे, तुम कोई अधिकार शासन करने का अधिकार छीन लिया जाता है, कानून अब हम बनाएंगे, मतलब सरकार बनाएगी। कौन, ब्रिटिश सरकार बनाएगी। सरकार, ब्रिटिश सरकार क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। आप क्या करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगी। सिर्फ आपको व्यापार पे ध्यान देना है, कानून बनाने का अधिकार अब हम ले लेते। क्यों, क्योंकि देश में अराजकता फैल गई बहुत ज्यादा। तो ये चीज लेने के बाद फिर एक एक्ट आता है 1858 में, अधिनियम आता है। फिर उसके बाद से सारे अधिनियम चलते हैं जो कि ब्रिटिश सरकार बनाती है। तो आप ये कह सकते हो ये वाला जो 1773 से 1853 का जो काल है, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, या सरकार का शासन था। सरकार कह लो या ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वाला जो टाइम पीरियड था ये था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार के कानून, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन या सरकार ईस्ट इंडिया शासन, ठीक है। तो ये है, ये वाले को हम एक्ट कहते हैं और इस वाले को हम कहते हैं अधिनियम। तो ये आपका था जो हमको 1947 तक पढ़ना है। इसके बीच में काफी सारे क्या थे, एक्ट थे या अधिनियम थे। जैसे कि 1947 में आपका कौन सा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका 1947 में, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर एक आपका आता है 1781 में, ये कुछ नहीं है, इसको सुधारा गया था। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो ये जो 70-80 बनता है, ये क्या था, सेटलमेंट, सेटलमेंट एक्ट। 70-81 में सेटलमेंट एक्ट। ऐसे तमाम बहुत सारे एक्ट आए, फिर अधिनियम आए, जिसको हम
धीरे धीरे समझेंगे जब हम अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक विकास हमें कहां से पढ़ना है, 1773 से लेके 1947 तक हमको पढ़ना है। फिर हम इसी के बीच समझेंगे संविधान निर्माण को। ठीक है, संविधान निर्माण मीन्स कि जो भारत का संविधान है 1947 के बाद संविधान, क्योंकि फिर भारत अभी बीच में किसका था, ब्रिटिश सरकार का, लेकिन स्वतंत्रता हमें मिल गई 1947 में। उसके बाद किसका आधिपत्य आ गया, अपना भारत के लोग अब कानून बनाएंगे। तो कानून की जो मांग भारत में आई कि अब भारत का कानून होना चाहिए, तो वही चीज है संविधान निर्माण किसका, भारत का। तो यहां लिख सकते हैं भारत का संविधान निर्माण, भारत संविधान निर्माण। तो वो समझेंगे कि निर्माण की पहली सोच किसने रखी, क्या क्या रहा, वो उसमें समझेंगे। फिर जब बन जाएगा तो वो संविधान क्या था, फिर संविधान पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं। जैसा हम कहते हैं ना, मूल अधिकार है हमारे, है नहीं, कुछ हम कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी है, हमें कहीं जाने की आजादी, तो वो आजादी आपको मिल कैसे रही है, वो है यहाँ से। ठीक है, वो सब हम समझेंगे संविधान में। तो ये 3 पार्ट हमने सिर्फ रखे हैं, संविधान, संविधान निर्माण और भारत में संवैधानिक विकास। इन 3 में हम भारत की राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, संविधान बहुत लंबा बैठेगा, हमें इसमें आर्टिकल पढ़ने हैं, अनुच्छेद पढ़ने हैं, वो हम जब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे तब देखेंगे। बस आज हमने एक इंडियन पॉलिटिक क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो हमने बताया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है नहीं। थैंक यू। क्या होती है